खेल शुरू हुआ है। आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं इंटेलिजेंट आदमी। पिछली बार उन्हें लगा था कि भाजपा आने वाली है, तो इसलिए वो भाजपा में गए थे। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे। मेरे इस्तीफे का असर 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ वो घुटन महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी में किसी का सम्मान देना इनको नहीं आता। अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी में न जाते तो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कभी सरकार बन ही ना पाती। न्याय नहीं होगा तो हम लोग निश्चित है कि न्याय दिलाने के लिए हम लोग टिकट के लिए नहीं, न्याय दिलाने के लिए। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। डंके की चोट पर आज सवाल सियासत के दल बदलुओं को लेकर है। सवाल ये है कि क्या चुनाव के ऐलान के साथ ही दल बदलुओं का टाइम आ चुका है? ये सवाल इसलिए क्योंकि 2016 में बीएसपी से बीजेपी में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक तस्वीर बाकायदा ट्वीट किया और उनका समाजवादी पार्टी में स्वागत किया। अटकलें लगने लगी कि वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिलहाल अपने पत्ते खोले नहीं हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दो और विधायक भगवती सागर, ब्रिजेश प्रजापति और रोशन लाल के भी बीजेपी के इस्तीफे की खबर है कि अब वो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हालांकि इस बीच एक ट्वीट किया और उसमें लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। मिल बैठ के बात करते हैं। बीजेपी ने नाराज नेताओं और विधायकों को मनाने के लिए यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और यूपी में संगठन महामंत्री सुनील बंसल को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि आप जाइए और रूठे विधायकों को ऐन चुनाव से पहले मनाइए। यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं और वो होने का दावा भी करते हैं। 2012 में वो मायावती के साथ थे, तो 2017 चुनाव के दौरान वो कहां चले आए? बीजेपी का रुख कर लिया उन्होंने और बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़े, जीते और मंत्री भी बने। और 2022 में अब उनकी तस्वीर अखिलेश यादव के साथ दिख रही है। दल बदल करने वाले नेता विश्वासघात करते हैं या हृदय परिवर्तन होता है? सवाल यह है कि यूपी की जनता आने वाले चुनाव में दल बदलुओं को सत्ता देगी या सजा देगी, ये यूपी की जनता को तय करना है। लेकिन सबसे पहले ये सुनिए कि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा क्या। तो बयान हम एक बार आपको सुनवाएंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। शांतनु गुप्ता हमारे साथ है, इसके अलावा अजीज खान है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से सतीश प्रकाश हैं, इस वक्त हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट उमाशंकर पांडे कांग्रेस पार्टी से और प्रेम शुक्ला बीजेपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बीजेपी का रुख करते हैं। प्रेम शुक्ला इस वक्त हमारे साथ है। प्रेम शुक्ला, ऐसी क्या बात हो गई, नाराजगी इतनी क्या बढ़ गई कि सीधे सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर लिया आपके नेता ने? देखिए, अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया है, इस पर ही आशंका और आप ही की समाचार में बताया जा रहा है। ये अभी आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कोई दल ज्वाइन नहीं किया है। ऐसे में इस पर कोई इस समय टिप्पणी करना अनुचित होगा। प्रेम शुक्ला, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया इस वक्त अखिलेश यादव ने बाकायदा एक ट्वीट किया। जैसे उन्होंने इस्तीफा राजभवन भेजा, उन्होंने ट्वीट कर दिया और तस्वीरें साझा कर दी और कहा कि बीजेपी ने पिछड़ों का अपमान किया है। देखिए, अखिलेश सिंह यादव तो चाहेंगे ही कि कद्दावर नेता उनकी तरफ आए, लेकिन स्वयं श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने मीडिया से वार्ता में ये बात स्पष्ट किया है कि अभी मैंने कोई निर्णय किसी दल को से जुड़ने के संदर्भ में नहीं लिया है, इसलिए इस समय वो समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं। हाँ। यह कहना अतिशयोक्ति है। चलिए, मैं अजीज खान का रुख करती हूँ, समाजवादी पार्टी के स्पोक पर्सन। अजीज खान, क्या आपके नेता ने जिसका स्वागत किया वो आपके पार्टी के दफ्तर तक पहुंचे ही नहीं है? देखिए रीमा जी, बड़ा अहम मसला है और लगातार आप देखिए बीजेपी का जो चेहरा देखिए जी, जो आदरणीय माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफे में लिखा है वो बड़ा अहम है, बड़ा रोचक है। और ये बात लगातार समाजवादी पार्टी लंबे वक्त से करती आई है कि बीजेपी जो है वो दलितों का, पिछड़ों का,
और उसके बाद जो मजलूम हैं इनका सम्मान नहीं करती। पहले स्टेटस बता दीजिए आपके पार्टी। आप मुझे बता दीजिए ना, फिर प्रेम शुक्ला से मैं सवाल पूछूंगी तो आसानी रहेगी मुझे। आपके घर पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं? देखिए मैं आपको बीजेपी से चले थे आपके घर जाने के लिए। बड़े कद्दावर नेता, सुनिए ना मेरी बात। वक्त क्यों लगा रहे हैं? आपके पार्टी के नेता ने स्वागत कर दिया है, अखिलेश यादव ने ट्वीट करके स्वागत किया है। जो देखिए समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है। रीमा जी सुनिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है। और जो लोग जो भी लोग आपके घर पहुंचे जाएंगे, आपके घर आ गए हैं, आपके घर आ गए, बात सुनिए ना, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। नहीं मैं आ रहा हूँ ना, मैं उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। जो भी ये बताने में क्यों वक्त लग जाएगा? ये बताने में क्यों? अरे बता रहा हूँ ना। अरे भाई रीमा जी आप कंप्लीट ही नहीं करने दे रही है। जिस भी शख्स की उपेक्षा की जाएगी, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, समाजवादी पार्टी उसका खैर मकदम करती है, उसका स्वागत करती है। और आज माननीय स्वामी प्रसाद आप तो बहुत बेसब्र नजर आ रहे हैं अजीज खान, आप तो बहुत बेसब्र नजर आ रहे हैं। उन्होंने उधर से इस्तीफा दिया, अभी बताया नहीं जाएंगे कहां। उधर समाजवादी पार्टी के नेता ने स्वागत के लिए वहां पे तस्वीर भी डाल दी। अब जब हमने यही सवाल पूछा स्वामी प्रसाद मौर्य से तो उनका जवाब पता है क्या था? कि आपके पास भी, यानी हम सबके पास स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर है, आप भी ट्वीट कर लीजिए। ये जवाब था उनका। रीमा जी कंप्लीट करने दीजिए ना, मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा ना ये, आ रहा हूँ प्लीज। देखिए ये वही बीजेपी है जो माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री हैं और योगी जी के साथ स्टूल पर बैठते हैं। आप देखिए ना इस बात को। स्वतंत्र देव सिंह वर्मा जी ओबीसी हैं, लेकिन उनको फाइबर की कुर्सी दी जाती है। घुमा के बात क्यों हो रही है? मैं स्टूल पे बिठाते हैं या दरी बिछा के बिठाते हैं, ये इस पे मैं प्रेम शुक्ला से जवाब लूंगी कि वो दरी पे बिठाते हैं या कुर्सी लगाते हैं, ये पूछूंगी। लेकिन आप ये तो बताइए कि आपके घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे वो? मैं देखिए रीमा जी एक बात आप समझ लीजिए कि समाजवादी पार्टी हर उस शख्स का सम्मान करती है और खैर मकदम करती है जिसको तिरस्कृत करेगी बीजेपी। और बीजेपी ने तिरस्कृत किया दलित शोषित वंचित समाज का। आज दलित शोषित वंचित केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला गलत हो सकता है, यानी बीजेपी हो सकता है कि मना भी ले। देखिए ये मुझसे सवाल है रीमा जी। हाँ जी, आप ही से है अभी। देखिए एक बात आप समझिए, यहाँ मनाने का सवाल नहीं। सवाल यह है कि पूरे प्रदेश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी बीजेपी ने, दलित शोषित और वंचित समाज अपने आप को बंधक महसूस कर रहा था। उसको लग रहा था उसको बंधक बना लिया गया है, कैद कर लिया गया है। बड़ी उम्मीद के साथ इसी समाज ने बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया था, लेकिन बीजेपी ने उसके साथ धोखा किया, बीजेपी ने ठगने का काम किया, बीजेपी ने झूठ बोला और हमने तो सुना है कि कुछ शर्तें आपने मान ली है। हमने तो सुना है कि कुछ शर्तें समाजवादी पार्टी ने मान ली है कि उनको भी टिकट, उनके बेटे को भी टिकट, उनके परिवार को भी टिकट। ये सच है क्या? देखिए रीमा जी ये बिल्कुल सच है। ये सच है कि अभी बीजेपी में एक बड़े लेवल पे भगदड़ मचेगी। तमाम कैबिनेट मंत्री, तमाम विधायक, मैं आपको बता दूं इनकी नीतियों से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि इनकी नीतियां जो है वो दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है और मजलूम विरोधी है। इनसे भगदड़ मचेगी। चलिए समाजवादी पार्टी शायद इसी इंतजार में है कि इधर भगदड़ मचे और उधर बाहरी नेताओं को टिकट दे। मैं आपके पास लौटूंगी, चूंकि मेरे साथ और भी मेहमान हैं, सबसे पहले उनका भी मैं जरा कमेंट ले लूं। सतीश प्रकाश हैं इस वक्त हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये दल बदल तो हर चुनाव में हम देखते हैं, और सिर्फ हम स्वामी प्रसाद मौर्य पे ही फोकस करें तो 2012 में उनका स्टेटस था कि वो बीएसपी में थे, 2017 में वो बीजेपी में थे, और 2022 में अभी हालांकि युवा पे की स्थिति है, लेकिन क्लियर है कि वो कहां जाने वाले हैं। तो इसको देखकर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते आपके जहन में क्या आ रहा है? सतीश जी आपसे सवाल है मेरा। नहीं देखिए रीमा जी, पिछले 4-5 दिन में जो घटनाएं घटी और ब्राह्मण समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ के जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की सेहत के लिए बहुत बेहतर नहीं। ये सवाल है सरकार की नीतियों के ऊपर, और ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये विधायक जब क्षेत्रों में जा रहे हैं तो तमाम देश की जनता, तमाम गांव के लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर। एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी यही वही व्यक्ति थे जो मान्यवर काशीराम जी की पाठशाला में उन्होंने कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय का जो पाठ पढ़ा। और ये भी सच है कि 4 बार की बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बाकायदा आपको मंत्री बनाया गया, आपका बड़ा रुतबा कायम किया गया और आपका मान सम्मान किया।
जो रुतबा, जो मान सम्मान स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बहुजन समाज पार्टी में दिया गया, वो जीवन भर भटकते रहेंगे, दल दल घूमते रहेंगे, वो सम्मान उनको कहीं नहीं मिलने वाला। उनके जीवन में इसी तरह का भटकाव रहेगा। ये सच्चाई है बिल्कुल। और देखिए, जो बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन भी, हमने उनको इतना सम्मान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहीं ना कहीं धोखेबाजी की और आज वो बीजेपी छोड़कर के सपा में जा रहे हैं। अजीज खान, सुनते रहिएगा, आपसे सवाल पूछूंगी मैं कि उनका फीडबैक बीएसपी क्या दे रही है। हालांकि बीजेपी अभी कहने में हिचकिचा रही है, बीजेपी को थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि अभी वो स्वीकार नहीं पा रही है कि वो चले गए आपके यहाँ। चूंकि मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के भी लीडर है तो मैं उनकी भी प्रतिक्रिया लेती हूँ। उमाशंकर जी, भारत का चुनावी इतिहास कहता है कि दल बदल तो कोई नई बात नहीं है। ऐन चुनाव से पहले जहां जो पार्टी शर्त मान जाए वहां चले जाना है। तो क्या कुछ नया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, या ये सब कुछ सामान्य समझे हम? नहीं, देखिए, कुछ नया तो नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री ने कहा है पत्र लिखकर, वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही, जिसके वो खुद अभी तक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे, लघु और मध्यम व्यापारियों के लिए इस सरकार ने बड़ा ही उपेक्षात्मक रवैया रखा है। ये बड़ा आरोप है जो भारतीय जनता पार्टी योगी जी के कैबिनेट मिनिस्टर ने ही लगाया है। और इसके पहले रीमा जी, कोरोना काल में एक और कैबिनेट मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी ने भी आरोप लगाया था कि किस तरीके से ये सरकार स्वास्थ्य के लिए जरूरी दवाइयां, अस्पताल, बेड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। और उस समय योगेंद्र जी बड़े बातें हलक से नीचे तब उतरती, उमाशंकर जी, ये बातें हलक से नीचे तब उतरती अगर वो 6 महीने पहले, यानी अभी से चुनाव की तारीखों के 6 महीने पहले भी अगर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया होता तो हम सब शायद मान लेते। लेकिन ये मसला तो उठेगा कि ऐन चुनाव के तारीखों के बीच में क्यों, जब इस तरीके की बातें आ रही है कि उनका टिकट कटना था, जब ये बातें आ रही है कि उनके बेटे को टिकट नहीं मिल सकता था, ये बातें आ रही है कि एक ही टिकट किसी को मिल सकता है। इस वक्त मेरे साथ शांतनु जी जुड़े हुए हैं, शांतनु गुप्ता। मैं शांतनु गुप्ता का सीधे रुख करती हूँ। शांतनु जी, इस दल बदल को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव से पहले शर्तें नहीं मानी पार्टी ने, पाला बदल लिया। देखिए रीमा जी, नेता कई तरह के होते हैं। कुछ एक आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, कुछ के लिए एक करियर है कि जहां मुझे एक अच्छा करियर मिले, मैं चुनाव जीत पाऊं, मैं मंत्री बन पाऊं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी 2017 के चुनाव में बसपा से भाजपा में आए, वो चुनाव जीते और उनको कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। बाहर से आके कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया गया। वो श्रम मंत्री थे। उनको 2017 में, 18 में, 19 में सरकार ठीक लगी, 20 में ठीक लगी, 21 में ठीक लगी, 22 में ठीक लगी। चुनाव की घोषणा होने के 5 दिन बाद उनको एकाएक, जैसे कृष्ण जी सपने में आए थे, शायद अखिलेश यादव के, उनके भी सपने में शायद कोई आया, उनको एकाएक 5 साल बाद कैबिनेट मंत्री होने के बाद ये लगने लगा कि ये सरकार दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, इसलिए ये जमता नहीं। देखिए, इतना तो सेंस पब्लिक को भी है, सबको भी है कि कुछ तो है, कोई चुनावी है। जैसे आपने कहा शायद कि उनके बेटे को, पुत्री को, इसको टिकट नहीं मिल रहा है। और देखिए, जो जहां तक मेरी समझ है, मैंने जो अपनी दूसरी किताब लिखी है उसके लिए कई जिलों का दौरा किया, भाजपा के कई नेताओं से मिलना हुआ। इस बार जो टिकट मिल रहा है वो विनेबिलिटी पे मिल रहा है कि कौन जीत पाएगा, कौन नहीं जीत पाएगा, किसने कैसा काम किया है। बिल्कुल, तो बीजेपी कई लेयर्स के सर्वे तैयार करती है। अगर 50, अगर बस मुझे 10 सेकंड दीजिए, अगर 50 ऐसे सिटिंग एमएलए हैं भाजपा के जिनका शायद उसमें नाम ना हो सर्वे में, जो विनेबिलिटी के ना, तो उनके टिकट कटेंगे। वो मेरे ख्याल से कोई संख्या नहीं कि 50 के कटेंगे, 100 के कटेंगे। जिन्होंने अगर काम नहीं करा, हो सकता है बड़ी संख्या है, 300 से ज्यादा विधायक हैं, कुछ ने काम नहीं किया होगा, तो मेरे ख्याल से वो अखिलेश जी के पास, वो बसपा में जाएंगे। तो मेरे ख्याल से उसमें मुझे कोई बड़ी बात नहीं लगती। यहाँ पे जो चुनाव है वो योगी आदित्यनाथ के नाम पे है, वो नरेंद्र मोदी के नाम पे है और वो विकास की नीतियों के नाम पे है। मेरे ख्याल से किसी एक व्यक्ति या किसी दूसरे व्यक्ति के एक सीट के नाम पे नहीं है चुनाव। लेकिन शांतनु जी, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि चुनावी माहौल में आपने कहा कि जिलों का दौरा कर चुके हैं। ऐसा ही सर्वे बीजेपी भी तैयार करती है जिसके जरिए पता चलता है कि किस विधायक के लिए, किस पर्टिकुलर नेता के लिए एंटी इनकम्बेंसी, और अगर कोई ऐसा चेहरा पाया जाता है तो फिर उसके सीधे सीधे टिकट काट दिए जाते हैं। अगर किसी को पहले से संकेत मिल जाए या भांप ले कि मुझे इस बार टिकट नहीं मिलने वाला है तो ये दल बदल करता है। लेकिन बीजेपी के सामने या किसी भी पार्टी के सामने चुनावी माहौल में सवाल उठता है कि ऐन चुनाव से पहले आपके नेता जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं?
नहीं, मैंने देखिए वही बताया, कुछ नेता होते हैं जो आइडियोलॉजी के लिए काम करते हैं, एक विचारधारा के लिए काम करते हैं, कुछ एक करियर के लिए काम करते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका जो भी पॉलिटिकल बार्गेन है वो इस पार्टी में नहीं हो रहा, उनके लिए करियर है, जो भी बुरी बात नहीं है, मैं उसमें कुछ अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूं। एक दावा किया जा रहा है कि पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों के बड़े चेहरा हैं, क्या इस बात को लेकर कोई नुकसान बीजेपी को चुनावी माहौल में हो सकता है? देखिए, मैं जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश कम से कम 45 जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसमें नंबर 1 पे है। चाहे वो 2.5 करोड़ टॉयलेट हो, चाहे वो 1.5 लाख बिजली के कनेक्शन हो, चाहे 41 लाख घर हो, और वो घर किसी संपन्न लोगों को नहीं मिले हैं, वो पिछड़ों को, दलितों को, ओबीसी को, हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको मिले हैं। वो किसी संपन्न घर को नहीं मिले, मुझे आपको नहीं मिले हैं वो घर। वो पिछड़ों को मिले। चलिए, मैं आपके पास लौटती हूँ। प्रेम शुक्ला बीजेपी से इस वक्त मेरे साथ हैं, और अजीत जी अब मैं आपके पास भी आऊंगी। प्रेम शुक्ला, मेरा सवाल आपसे यह है कि चलिए सारी बातें हमने मान ली कि शर्तें आप लोगों ने नहीं मानी, आखिर वक्त में उस तरीके से बातें नहीं रही, और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके बीजेपी में एक बड़ा चेहरा हुआ करते थे, दलितों के माफ कीजिएगा पिछड़ों के तौर पे एक बड़े चेहरे की पहचान थी, अब वो आपके साथ नहीं रहेंगे। सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आप देखिए, आज जब से ये दोपहर बाद से खबर आई है, समाजवादी पार्टी के लहजे में एकदम बदलाव आ गया है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है जैसे अब वाकई हम सरकार बना लेंगे। तो ऐसे माहौल में समाजवादी पार्टी जिससे आपकी सीधी लड़ाई है, ऐसा कहा जा रहा है, उसको कैसे जवाब देंगे आप? देखिए, जवाब तो जनता देगी। जनता को पता है कि पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम डबल हुआ है, उत्तर प्रदेश की जीडीपी डबल हुई है, उत्तर प्रदेश में लाखों लोगों को जो है मुफ्त के टॉयलेट मिले हैं, लाखों लोगों को मुफ्त के मकान मिले हैं, लाखों लोगों के घरों में बिजली पहुंची है। ये इसलिए लाखों लोगों की पेंशन डबल हुई है, किसानों का कर्ज माफ हुआ है। तो जो विकास के नीतियां उस तरीके से नहीं थी, इसीलिए हम पार्टी छोड़ रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। नहीं, देखिए, जब 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 किसी में कोई असंतोष होता है तो असंतोष का कोई ना कोई कारण वह निश्चित तौर पर प्रकट करता है। क्या कारण है? कारण बता और हमें दीजिए। विश्वास है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो अपने निर्णय पर जो है पुनर्विचार करेंगे, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे। हमें विश्वास है कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत ही सम्यक और संतुलित नेता हैं। आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो गए हैं, किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं सामने वाले स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी उनका स्वागत भी कर चुकी है, और आप कह रहे हैं कि अभी आपके पास से गए नहीं। जी रीमा जी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पत्रकारों को उत्तर दिया, सिर्फ मैं उसको उद्धृत कर रहा हूं, मैं मेरी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। श्रीमान स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पत्रकारों ने जो प्रश्न किया, और विशेष करके अखिलेश सिंह यादव जी की ट्वीट पर जो उन्होंने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। देखिए रीमा जी, ऐसा है कि आप प्रेम शुक्ला जी से कितने भी बार सवाल आप पूछेंगी, इनकी सच्चाई पे हमेशा पर्दा पड़ा रहता है। ये सच को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। ये वो लोग हैं जो सच कभी मानते नहीं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। एक बात। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये जानते हैं कि योगी जी के खिलाफ, और आपका बहुत बड़ा चैनल है, उस चैनल ने भी दिखाया कि 200 विधायकों ने प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। या कि चैनल ने भी दिखाया, मुझे कुछ इसमें कुछ छिपा लुका नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य जी, जो वो भी पिछड़ों के नेता, उनको स्टूल पे बैठाया गया, बल्कि ये फोटो बहुत वायरल हुआ। देखिए, आप जूम करके इसको दिखा सकती है। आप देखिए स्वतंत्र देव सिंह, आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष, उनको साहब फाइबर की कुर्सी दी जा रही है। ये सम्मान ही नहीं करना जानते, ये पिछड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, ये दलितों का सम्मान नहीं करते। मैं एक बात आपको बता दूं, अभी आपने सवाल किया कि इससे पहले उनको याद क्यों नहीं आया, वो पहले क्यों नहीं गए। मैं पहला कह रहा हूं, ये बहुत जालिम सरकार है। ये हमेशा लोगों को प्रताड़ित करती है, ये बंधक बना लेती है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंसानियत नहीं है, इस सरकार के अंदर इंसानियत नहीं है। और यही वजह है कि जो भी विधायक रहे, जो मंत्री रहे, वो 5 साल बंधक बने रहे, क्योंकि इन्होंने उनका काम नहीं किया, उनकी बात नहीं सुनी, लोकतंत्र का हनन किया इन्होंने। अब जब बात नहीं सुनने की बात आप कह रहे हैं, तो मुझे ये ख्याल आ रहा है कि समाजवादी पार्टी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उसी पार्टी से, मुख्यमंत्री भी होगा उसी पार्टी से, सर्वे सर्वा जो भी होगा उसी पार्टी, मतलब उसी परिवार से, एक ही परिवार से ही होगा। इसको लेकर कभी आप लोगों को आपत्ति नहीं, आप लोगों को अपमान महसूस नहीं हुआ? क्या मैं समझ नहीं पाया, उसी पार्टी से क्या मतलब है आप? एक ही परिवार से समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी होगा, उसी परिवार से जो मुख्यमंत्री का कैंडिडेट होगा वो भी होगा, इस बात पे आपत्ति है? क्यों? बीजेपी में कौन सा एक नई परंपरा है? वहां परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद का
जो ठीकरा वो फोड़े जो खुद उसमें लिप्त ना हो। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है। आप इस बात को क्यों नहीं समझती? ये अमित शाह के साहबजादे जय शाह, पंकज सिंह, पीयूष गोयल, ये सब कौन है? लोकतंत्र है कि पिता अध्यक्ष, बेटा लोकतंत्र नहीं है। अनुराग ठाकुर को देखिए ना कौन है। अनुराग ठाकुर, राजवीर ये लोकतंत्र है, यादव तंत्र है, और यादव तंत्र है। बल्कि आपने उसमें भी चचा नहीं पाएंगे, बेटवा ही पाएंगे। का मजाक उड़ाया। सुनिए, भाई नहीं पाए। प्रजातंत्र का मतलब भी समझते हैं? जरा पूछिए ना, गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है आपका? जरा बताइए कसम खाकर कि कोई गैर यादव मुख्यमंत्री सपा का हो सकता है? बताइए ना जरा। कोई मुसलमान हो सकता है मुख्यमंत्री, कोई दलित हो सकता है मुख्यमंत्री, कोई अगड़ा हो सकता है कोई मुख्यमंत्री। एक गैर यादव का नाम बताइए ना जो मुख्यमंत्री हो सकता है। हिम्मत? कुरान शरीफ पे कसम खा के बताओ। समझिए ना, है हिम्मत? है हिम्मत? अब भाग खड़े हुए, अब भाग खड़े हो जाएंगे आप। बताइए ना, गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? बताइए, गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है सपा में? बताइए ना, बताइए ना हिम्मत से, बताइए गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है, कह दीजिए, कह दीजिए ना। डर क्यों लग रहा है? डर क्यों लग रहा है? कहिए गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या सपा में? कहिए ना गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? बताइए ना गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? मुझे मौका बोलिए ना, गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? अच्छा, जरा गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? मैं सवाल करना चाहता हूं। हाँ या ना? ये जवाब गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है कि नहीं? अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे सुनिए ना। अरे मेरा जवाब दीजिए, मैं आपका दूंगा। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अच्छा, एक सवाल मैं भी ऐड सवाल का जवाब दीजिए। पहले रीमा जी, आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, मैं 100 सवाल का जवाब देने में तैयार हूं। कुछ नहीं रहता तो चिल्लाते हैं। प्रेम शुक्ला मैं आपका सवाल का जवाब देना चाहते हैं। अच्छा मौर्य जी, आपके पास जा रहे हैं, आप लोग स्वागत भी कह रहे हैं। सवाल पूछ रहा हूं, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। मैं एक सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं आपसे पूछ रही हूँ एक सवाल, बस सुन लीजिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा। मैं इसी से जुड़ा हुआ सवाल पूछ रही हूँ कि ठीक है, गैर यादव की बात छोड़िए, आपके पास मौर्य जी जा रहे हैं, आप स्वागत कर चुके हैं। हो सकता है 1-2 दिन में पत्ते वो अपने खोल दें, वक्त लग रहा है क्योंकि स्वीकार नहीं कर पा रहे होंगे या कुछ और बातें जो भी होंगी। लेकिन क्या मौर्य जी अगर जाते हैं, सीएम ना सही डिप्टी सीएम बनाएंगे क्या आप उनको? देखिए रीमा जी, मैं उसी सवाल को कह रहा हूं। आपने कहा ना पिछड़ों का अपमान हो रहा है, तो पिछड़ों का सम्मान कैसे होगा? डिप्टी सीएम, मैं सीएम की बात ही नहीं कर रही हूँ। अरे मैं सम्मान की बात कर रहा हूँ। बात सुनिए, 2017 का चुनाव हुआ, केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पे चुनाव बीजेपी लड़ी, पिछड़ों के चेहरे पे चुनाव लड़ी। आप समझिए इस बात को। बीजेपी को तो हम सवाल खड़े कर रहे हैं। अब जब मौर्य ने छोड़ दिया तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने अपमान किया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप सम्मान करेंगे, आप सम्मान करेंगे। आपने कहा कि दरी पे बिठाया जाता है, तो आप सत्ता की कुर्सी पे बिठाएंगे मौर्य को? बताइए। सुनिए ना, मैं आ रहा हूं, लेकिन आयात कर लिया गया योगी जी को। आपने मुझसे सवाल किया समाजवादी पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं, आपके चैनल पे दावा कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी सामाजिक समरसता की बात करती है, सामाजिक समन्वय की बात करती है, सम्मान की बात करती है। हमारे साथ जो भी समाज आएगा उसका सम्मान करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं। और समाजवादी पार्टी का नाम जवाब नहीं, बकवास किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोगों के जहन में बन रहा है। आज इससे दुनिया भर का पक कर लिए, एक सवाल का जवाब नहीं है। बड़ी उम्मीद से समाजवादी पार्टी को देख रहा है। प्रेम शुक्ला जी सुनिए मेरी बात, आप जैसे लोग समाजवादी पार्टी में नहीं है। सुनिए, समाजवादी पार्टी झूठ नहीं बोलती है, लोगों का सम्मान करती है, उपेक्षा नहीं करती है। पूरे उत्तर प्रदेश को आपने, पूरे उत्तर प्रदेश में आपने इमरजेंसी का माहौल पैदा कर दिया। 5 साल लोग बड़ी मुश्किल से बिता पाए हैं, इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए आपने। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर हो गई, कानून व्यवस्था चरम पे रही। आज आप बताइए, सवाल का जवाब नहीं बेटी को जलाया जाता है, जलाया जाता है। आप एक्सपोज बेनकाब, खूब जवाब है। सुनिए माय डियर फ्रेंड, सुनिए, बताइए ना अखिलेश सिंह यादव को कौन मुख्यमंत्री हो सकता, बताइए। पुलिस महकमा बताइए, गैर यादव कोई मुख्यमंत्री आज तक कल्पना में आया? गैर यादव मुख्यमंत्री कभी आपकी कल्पना में? चलिए मैं कांग्रेस पार्टी के पास चलती हूँ। 93 से लेके 2022-19 वर्षों के आपके उमाशंकर जी इस वक्त मेरे साथ हैं। उमाशंकर जी, आप इन दोनों की बहस तो सुन ही रहे हैं, और आपके साथ भले ही वो ना रहे, लेकिन ऐन चुनाव से पहले ये जो दल बदल हो रहा है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहले ये बताइए, फिर मैं एक और सवाल आपसे पूछती हूँ।
देखिए, दोनों तरफ भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, तमाम तरीके से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि लड़ाई इन दोनों के बीच है। असल में धरातल की स्थिति ऐसी नहीं है। किसान कांग्रेस के साथ है, नौजवान कांग्रेस मौर्य ने छोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा, आपके जहन में क्या ख्याल है? कांग्रेस पार्टी को क्या समझ में आया है? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने छोड़ा है, वो उनकी अपनी पीड़ा है। हाँ। उनको उनकी अपनी पीड़ा है, उससे हमें नहीं कुछ लेना देना। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए हैं उसका मैंने जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंकुशता और अराजकता की सरकार चली है। ये खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया है। मैं अभी प्रेम शुक्ला और भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुन रहा था। अब आपने उनके आरोप को तो गंभीरता से लिया है। अब हालिया ताजा आपकी पार्टी छोड़कर इमरान मसूद जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ही रुख करें। उन्होंने भी कहा है कि लड़ाई सीधी किसके साथ है? बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी है। जिस नेता को आपने इतना कद दिया, वो नेता कह रहा है कि आप में तो ताकत ही नहीं बची है। इमरान देखिए, आप समझिए, पौधे का आकार बढ़ने के लिए, उसका घनत्व बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि उसकी कमजोर और फटी पुरानी पत्तियां जो पीली पड़ गई है वो उससे गिर जाए। अगर कांग्रेस पर ऐसी सूखी हुई पत्तियां गिर रही हैं तो ये कोई ये नए भविष्य का संकेत दे रही है। हमारा जो कोपले हैं वो निकल आई हैं। 2 उपचुनाव हुए हैं अजीज खान उत्तर प्रदेश में। आपने देखा, मेरी बात पूरी हो जाए रीमा जी, उपचुनाव में हमने 3 जगह समाजवादी पार्टी को पराजित किया है। आप इमरान मसूद को बोल रहे हैं कि वो पतझड़ का पीली पत्ती है, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। यही प्रियंका गांधी जी ने भी अखिलेश यादव जी को बोला था कि जो तो क्या बीजेपी यही लॉजिक अपनाए? क्या बीजेपी से जब स्वामी प्रसाद मौर्य गए हैं तो वो भी यही कह के आराम से निकल सकते हैं? उनसे भी क्यों सवाल पूछना? बीजेपी से भी क्यों सवाल पूछना? वो भी कहेंगे कि पतझड़ का मौसम है, एक पत्ता झड़ गया, यही कहेंगे ना। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 32 सालों तक नहीं है। और जिस तरीके से निरंकुश सत्ता योगी आदित्यनाथ की, ये तो आप अपनी सहूलियत से बयान दे रहे हैं, ये अपनी सहूलियत से बातें कह रहे हैं कि जब इमरान मसूद छोड़े तो वो पतझड़ का पत्ता है, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़े तो बीजेपी में खामियां आ गई है। मैं अजीज खान आपसे समझ रही हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े चेहरे के तौर पे आपकी पार्टी में आ रहे हैं और आप लोग भी उसी तरीके से स्वागत इमरान मसूद का कर रहे हैं, लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनमें जान नहीं बची है, वो पतझड़ के पीले पत्ते हैं। देखिए रीमा जी, मैं उमा शंकर जी के किसी बात का बुरा इसलिए नहीं मानता कि देखिए, कांग्रेस के पास आज संगठन नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है। आज कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में बिल्कुल धराशायी हो चुकी है। मैं इनको सलाह दूंगा कि ये उत्तर प्रदेश में जितना ये मेहनत कर रही है, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी एक टूरिस्ट पॉलिटिकल टूर की तरह, अरे भाई मौका दीजिए सर, मौका दीजिए। ये अगर इतना मेहनत ये पंजाब में कर लेती, इतना मेहनत ये दूसरे प्रदेशों में कर लेती तो शायद कोई रिजल्ट मिलता, शायद कोई रिजल्ट मिलता। उत्तर प्रदेश में कुछ हाथ आ नहीं रहा है, इसलिए इस तरीके की बात कह रहे हैं, ये अनर्गल बयान दे रहे हैं, इसलिए मैं इनकी बात को बुरा नहीं मान रहा हूँ, इसलिए मैं इनकी बात को बुरा नहीं मान रहा हूँ। हमारी इनकी विचारधारा, इनकी सोच है। झांसी और मुरादाबाद की रैली और मैराथन आपने देखा, आपका डर दिख रहा है। अरे भाई, क्यों तू मैं बात से करे, कोई मतलब नहीं है। अगर संगठन नहीं है तो नहीं है, अगर आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो नहीं है, इसे बुरा मानने की क्या जरूरत है? भाई नहीं है, भाई आपके पास कोई नेतृत्व नहीं है, उत्तर प्रदेश में आपके पास लोग नहीं है। और 4-6 महीने चुनाव के 6 महीने पहले आदरणीय प्रियंका जी आई हैं, पॉलिटिकल टूर पे है, ठीक है, टूर टार कर ले, घूम के चली जाएंगी। अगर मैंने सलाह दिया कि अगर वाकई में उनको काम करना था तो पंजाब में कर लेती, दूसरे प्रदेशों में करती, तो मुझे लग रहा फायदा होता। गांधी जी और राहुल गांधी जी ही लड़ रहे थे, अखिलेश बाबू घर में छिपे बैठे थे, अब पता नहीं क्या पहन लिया था उन्होंने। अरे भाई, अब आपसे मैं क्या कहूँ, योगी जी से, अरे उमा शंकर जी, देखिए ये सब जो बातें आप कर रहे हो, अरे प्रियंका जी को समझाओ, प्रियंका जी को समझाओ कि वो पंजाब में मेहनत करें, पंजाब में मेहनत करें, यहाँ पर मेहनत करें, यहाँ कुछ हाथ नहीं आएगा। आपके भी बहुत सारे नेता आए हैं, आपके भी बहुत नेता हैं, बीएसपी के बहुत नेता हैं, और बीएसपी तो बीजेपी के गोद में बैठ गई है। मैं आपको बता दूं, उसके भी बहुत नेता हैं, और भी नेता आने वाले हैं। प्रियंका गांधी जी ही दिखाई दी थी, कहाँ थे अखिलेश यादव, बता दीजिए ना जी।
आपने देखा था क्या उम्मा में? अभी आप फोटो दिखा रहे थे। देखिए, बात कहने में कुछ आता है क्या? आप कुछ भी कहिए, हल्ला करिए आप। लेकिन मैंने आपसे कह दिया कि प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकल टूर पे है। 5 साल से समाजवादी पार्टी बीजेपी की जो नीतियां हैं, गलती नीतियां, गलत नीतियां, उसके खिलाफ से समाजवादी पार्टी को लोग लड़ते रहे। सिर्फ शोर मचा रहे हैं, कोई किसी को पर्टिकुलर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों के पास लौटूंगी। सतीश प्रकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। सतीश जी, ये ऐन चुनाव से पहले जो इतना दलबदल हो रहा है, पार्टियों के नेता जो हैं, विधायक जो हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, मैं दलबदल में तो कुछ नहीं बोलूंगा। कोई भी लीडर कहीं जा रहा है तो उसका व्यक्तिगत में, हाँ, देखिए राजनीति हो या कोई भी चीज, आप एक बात को ध्यान से रखेंगे कि जो आप बोएंगे वही आपको काटना पड़ेगा। एक बड़ी पुरानी कहावत है, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी ही है। हाँ। देखिए, बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाना चाहती थी, जनमानस के मुद्दों से कहीं ना कहीं भटका करके उत्तर प्रदेश की राजनीति का धार्मिक पोलराइजेशन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार हो चुकी, और उत्तर प्रदेश की जनता ने और तमाम लोगों ने एक दल का मैं नाम तो नहीं लूंगा, उनके लीडर्स के ऊपर कोई सवाल नहीं। क्या उत्तर प्रदेश की जनता अब इतनी समझदार है कि ऐन चुनाव से पहले कोई दल बदल करता है तो उसको खारिज करे? जो सत्ता की मलाई 5 साल खाए और जब कुर्सी ना रहे और जब आगे भविष्य को लेकर संकेत मिले कि टिकट कट सकता है, उसको लेकर क्या पब्लिक जागरूक है? क्या पब्लिक जागरूक है? नहीं, अगर आप पब्लिक के पाले में गेंद फेंक रहे हैं तो मैं पब्लिक से ही सवाल पूछती हूँ कि क्या ये पब्लिक को समझ में आ रहा है? किसी भी पार्टी से हो, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या कोई भी नेता हो, XYZ कोई भी हो। जी नहीं, आपने मुझे मेरी बात कंप्लीट करने का मौका नहीं दिया। सुनिए, देखिए, मैंने ये कहा कि कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भटकाना चाहती थी, धार्मिक पोलराइजेशन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उसको मौका नहीं दिया कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक पोलराइजेशन हो। ये दल बदल से इसका क्या लिंक है? ये दल बदल से क्या लिंक है? ये धार्मिक एंगल ध्रुवीकरण ये कहां से आ गया? हम तो दल बदल पे बात कर रहे हैं, दल बदल पे बात कर रहे हैं। देखिए, दल बदल के कोई भी लीडर गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते। उसके लिए कहीं ना कहीं आपको सोच जल चाहिए। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज पिछड़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब सत्ता भोग रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी पिछड़ों की जातीय जनगणना के आंकड़े, जातीय जनगणना की मांगनी थी, जातीय जनगणना के आंकड़े कांग्रेस ने छुपाए, और बीजेपी की केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं पिछड़ों की अगर बहुत बड़ी हिमायती है, उसके जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करे। यही स्वामी प्रसाद मौर्य जी, अगर पिछड़ों की इनको इतनी चिंता थी तो सरकार के ऊपर दबाव बनाते ना। अब तो सरकार नहीं है, तो ये कहना कि मैं पिछड़ों की बात करता हूँ, मैं दलितों की बात करता हूँ, ये कहीं ना कहीं भ्रम। अजीज खान, सुन रहे हैं आप? देंगे जवाब? देंगे जवाब? मेरा यही सवाल है, 5 साल क्यों चुप? एक बयान उठा के दिखाइए, पिछड़ों की बात की हो, एक बयान दिखाइए, एक कोई स्टेटमेंट जिसमें पिछड़ों की बात कही गई हो, ये कहा गया हो कि पिछड़ों के साथ हकमारी हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई बयान आपको याद हो? देखिए, मैं बता रहा हूँ। देखिए रीमा जी, 2-3 बातें हैं। अभी शांतनु जी, अभी मैं सुन रहा था, ये जो महाशय हैं बीएसपी के सतीश जी, देखिए ये इनका फ्रस्ट्रेशन है। बात को समझिए आप कि देखिए, बीजेपी के गोद में 3 बार बैठे हैं और लगातार ये फिर बैठने का प्रयास कर रहे हैं। अब इनको यह लग रहा है कि हो सकता मौका ना मिले इस बार बैठने का, इसलिए मौका ना मिले क्योंकि सीट ही नहीं आ रही है। बीजेपी भी जा रही है, भी जा रहे हैं, हालांकि 3 बार इन्होंने काम किया है। अब ये फ्रस्ट्रेशन में इस तरीके का ये बयान दे रहे हैं। अरे भाई सतीश जी, सुनिए, आप संभ्रांत आदमी है, सुन लीजिए मेरे दोस्त। अरे भाई संभ्रांत आदमी है, ये तरीका ही नहीं है। आप ऐसे मत करिए भाई। आप अरे भाई, आप जबरदस्ती हल्ला कर रहे हैं। अब बोलिए, मेरी नहीं बोलवाइए आप। ये चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, चिल्लाने से नहीं काम। आप पहले नॉर्मल होइए, चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, नॉर्मल होइए। भाई क्या बीजेपी के गोद में 3 बार नहीं बैठे क्या? 3 बार बीजेपी के गोद में नहीं बैठे क्या? आज भी बीजेपी के हाथों से नहीं खेल रहे क्या? देखिए, दलित समाज की जो नेता बहन जी है, वो अब दलित समाज उनको नेता नहीं मान रहा है, उनको नेता नहीं मान रहा है। अब उनको समझ गया ये बीजेपी की कठपुतली है, उनको समझ गया कि ये बीजेपी की कठपुतली है। बहन जी को अब दलित नेता नहीं मान रहा है, उनको समझ गया कि बीजेपी के हाथों खेल रही है।
हम कोरोना वैक्सीन बीजेपी की के बात हाथों नहीं खेल रही है। हम आपको बीजेपी जानकारी के है या हित की नहीं, बात मुझे नहीं नहीं मालूम। करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनमानस के जो भी मुद्दे होंगे, चाहे विकास के मुद्दे हो, शिक्षा का मुद्दा हो, हम आज भी नहीं भटके। और मैं आपको ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। देखिए, सरकार के साथ हमारी लड़ाई है और उत्तर प्रदेश की जनता ये डिसाइड करेगी। राजनीतिक दल बड़े नहीं होते, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही बड़ी होती है। उत्तर प्रदेश की जनता अगर आपको मौका देगी, आपकी सरकार बनेगी। चलिए, मैं आप दोनों का रुख करूंगी। शांतनु जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और शांतनु जी से मैं जरा समझूंगी कि इन बातों को किस तरीके से लिया जाए। शांतनु जी, किसी भी प्रदेश का चुनाव हम उठा के देखें, ऐसी बातें आम बातें होती है, कोई बड़ा चेहरा किसी दूसरी पार्टी का रुख कर ले, लेकिन क्या इस बात की गारंटी होती है कि उसके जाने से बहुत फर्क पड़ जाए उस पार्टी को जिसको वो छोड़ के जा रहा है, या उस पार्टी को जहां वो जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं यही बोलना भी चाह रहा था कि किसी भी पार्टी से कोई नेता निकल के जाता है तो उसके लिए वो दुख की बात भी है और उसके लिए थोड़ी क्षति भी है, क्योंकि वो उसकी पार्टी में था तभी, नहीं तो उसको वैसे ही निकाल दिया होता। हाँ। तो उसकी कुछ तो वैल्यू थी। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जाते हैं भाजपा से तो छोटी क्षति होगी, अगर इमरान मसूद जाते हैं तो वो कांग्रेस से उनकी क्षति होगी, और इसलिए उसको लिया भी जाता है। लेकिन क्या भाजपा जो चुनाव जीत रही है, जो ओपिनियन पोल्स में दिख रहा है, क्या वो स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे जीत रही है? लेकिन ऐसा नहीं है। 2017 की भाजपा और आज की भाजपा में बहुत फर्क है। अब भाजपा की 5 साल की सरकार लोगों ने देख ली है। 2014 का चुनाव अगर भाजपा जीती थी लोकसभा का, तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे जीती थी? 17 का स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे जीती थी, 2019 का स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम पे जीती थी? इनका सबका उत्तर नहीं है। तो मेरे ख्याल से हाँ, एक व्यक्ति के जाने से क्षति होगी, 1 सीट की, 2 सीट की। लेकिन आज समाजवादी पार्टी का सुर बदल चुका है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि अब ये बैठे बिठाए मुद्दा मिला है और इस पे हम सवाल उठाएंगे, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से ये एक दिन का मुद्दा है। कल हम दूसरी डिबेट पे मूव ऑन कर जाएंगे कि क्या होने वाला। समाजवादी पार्टी अगर अपना वोट शेयर की जयंत जी से टाइप करके मैं 1% ले लूंगी, स्वामी प्रसाद मौर्य को लाके मैं 0.5% ले लूंगी, मैं राजभर जी से 0.5% ले लूंगी, तो ठीक है, इससे आप 1-2% वोट ले सकते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए मेरे ख्याल से काफी नहीं। अजीज खान, क्या कहेंगे आप? देखिए, शांतनु जी पढ़ते लिखते ज्यादा है लेकिन ज्ञान कम है। ये ज्यादा राजनीतिक विश्लेषक है लेकिन राजनीति के बारे में ज्ञान कम है। मैंने एक बात बता दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ, अहंकार है। अहंकार है और वो अहंकार को जरा कम करिए, क्योंकि आपके अंदर यही तो अहंकार है। आप दलितों का, पिछड़ों का, मजलूमों का आप कहीं ना कहीं सम्मान नहीं करते हैं, और यही चीज आपको लेकर डूब रहा है। तभी तो आप स्टूल पे बैठाते हैं, पिछड़ों को आप स्टूल पे बैठाते हैं, खुद सोफे पे बैठते हैं, आप उनको स्टूल पे बैठाते हैं और आप कह रहे साहब उनसे कोई फायदा नहीं है, उनसे कोई नुकसान नहीं है। अरे भाई, नुकसान फायदा तो 2022 में भी चुनाव होने जा रहा है। चंद हफ्ते हैं, आपको सब पता चल जाएगा। भाई, यही पिछड़ा जिसने आपकी सरकार बनाई थी, यही नौजवान, यही दलित, यही शोषित समाज, इसी ने आपकी सरकार बनाई थी और इसी सरकार को आपने तिरस्कृत किया है, इसी लोगों को तिरस्कृत किया। यही आपको ला करके नीचे बैठाएंगे, आपको कुर्सी दिया था, वो आपको जमीन देंगे। इस बात को क्यों नहीं समझते हैं आप कह रहे पिछड़ों का कोई रोल नहीं है, साहब पिछड़ों से कोई नुकसान नहीं है। अरे पिछड़ों ने आपको सम्मान दिया था, आपकी सरकार बनाई थी, 14 साल का वनवास कटा था आपका। इस बात को क्यों नहीं समझते आप? तो मैं आपसे सवाल पूछती हूं कि पिछड़ों के सम्मान के लिए आप क्या करने वाले हैं? अगर आपके पास मौर्य आ रहे हैं तो आपने क्या तैयारी की है? आप स्टूल पे नहीं बिठाएंगे, आप दरी पे नहीं बिठाएंगे, ये हमें मालूम है, ये आपने क्लियर कर दिया। आप कहां बिठाएंगे? सत्ता की कुर्सी पे? पिछड़े, दलित, शोषित, अगड़े, सबका सम्मान करते, अपने बराबर बैठाते हैं हम लोग। हम उनकी इज्जत करते हैं। यहाँ पर सम्मान है, सामाजिक समरसता है, समाज में विभेद नहीं है। सभी किसी भी समाज का कोई भी शख्स हो, हम उसको सम्मान देते, अपने बराबर की कुर्सी देते हैं। ये समाजवादी का नीति है और यही लोहिया जी की नीति है कि लोगों को सम्मान दो, इज्जत दो। हम वो लोग नहीं है कि खुद सोफे पर बैठे और अपने जवाब देंगे मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को हम उसको स्टूल पर बैठाएं। और 5 साल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे केशव प्रसाद मौर्य जी, एक फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाए जब तक योगी जी ने उस पर परमिशन नहीं दिया। ये तो इनका सम्मान है। काहे के डिप्टी सीएम, काहे का सीएम, कुल मिलाकर के ये जब आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं रहा, 200 विधायकों ने प्रदर्शन किया, धरना दिया, आपके चैनल ने दिखाया। अरे बात ये देखिए ना, यही लोकतंत्र है। वो विधायक जो चुन करके गया है जनता के काम के लिए, ठीक है, आप सुन तो लीजिए। शांतनु जी आपको जवाब दे रहे हैं, धरना दे रहा है। ठीक है, आपने कह दिया अपनी बात जी। शांतनु जी, देखिए रीवा जी, जो मेरी उत्तर प्रदेश की समझ है उसमें पिछड़ों का सम्मान आप स्टूल से, कुर्सी से, फाइबर की चेयर और प्लास्टिक की चेयर से नहीं करते हैं। मेरे ख्याल से उनका सम्मान होता है जब 1.5 करोड़ गैस के कनेक्शन बढ़ते हैं, उनका सम्मान होता है जब 2.5 करोड़ टॉयलेट बनते हैं, उनका सम्मान होता है जब 1.5 करोड़ बिजली के कनेक्शन मिलते हैं ऐसे लोगों के बाद जिनके घरों में 70 साल से बिजली के कनेक्शन नहीं थे। 40 लाख ऐसे लोगों को घर मिलता है जिनके सिर पर छत नहीं थी।
पीएम किसान के करोड़ों रुपए किसानों के खातों में डीबीटी होते, तब पिछड़ों का, तब मजलूमों का, तब उनका ध्यान रखा जाता है। मेरे ख्याल से एक स्टूल से, प्लास्टिक की चेयर से, इससे मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए रीमा जी, मैं शांतनु जी का बड़ा व्यक्तिगत रूप से बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन इनकी इस बात में ये सामंतवादी सोच है। दलित होगा उसको रोटी, टॉयलेट मिलना कैसे सामंतवादी है? किसी को घर मिलना कैसे सामंतवादी है? किसी के घर में गैस का कनेक्शन मिलना कैसे सामंतवादी है? आप नहीं बताइए ना, मेरी बात का जवाब दीजिए। टॉयलेट मिलना, जिस आदमी के जीवन, जिसके घर में टॉयलेट नहीं था, उसको टॉयलेट मिल गया, सामंतवादी कैसे है? टॉयलेट ना देना सामंतवादी है? बिजली का कनेक्शन देना कैसे सामंतवादी है? गैस का कनेक्शन देना कैसे सामंतवादी है? देखिए आपने 4 टर्म रखी है, मनुवादी, सामंतवादी, इनसे आप घुमा फिरा के बोलते रहे। सपना देख सकता है। और सुनिए मेरी बात तो सुनिए, आप ये बताइए ना, टॉयलेट बनाना सामंतवादी का मुद्दा नहीं है, ये सत्ता में हिस्सेदारी का मुद्दा है। शांतनु जी, कहीं ना कहीं गलती हुई है बीजेपी से। आपने कहीं ना कहीं पिछड़ों को आगे कर करके उत्तर प्रदेश में सत्ता पाई। केशव प्रसाद मौर्य जी आपकी पार्टी के लीडर है, जाति की राजनीति से ऊपर निकलिए, जनता ऊपर निकल चुकी है, आप लोग भी ऊपर निकलिए। मुझे बुरा लगता है कि एक पिछड़े को आगे करके अगर आप सत्ता जब पाते हैं तो कहीं ना कहीं अगड़ों के हाथ में दे देते हैं, योगी जी के हाथ में दे देते हैं। ये कहीं ना कहीं एक संत की कोई जात नहीं होती, संत अगड़ा नहीं है, पिछड़ा नहीं है। बाहर के लिए सभी चीज है, जो पिछड़ों की जातीय जनगणना के आंकड़े केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आज ही इन आंकड़ों को जारी कर दीजिए। निश्चित रूप में इन पिछड़ों का कोई ना कोई जो दुख दर्द है, इनकी जो 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 इनका जो समस्याओं का मूल कारण है, उसको मिलेगा, हिस्सेदारी दीजिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कहते हैं, मैं इसको सीरियस नहीं लेता, लेकिन ये सच्चाई है कि पिछड़ों के साथ, उत्तर प्रदेश के ब्राह्मणों के साथ कहीं ना कहीं योगी जी ने अन्याय किया है, एक जाति विशेष को लाभ पहुंचाया है। और कहीं ना कहीं ये एग्रेशन ये दिखाई दे रहा है तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों को। खान, क्या आपको भी लगता है कि पिछड़ों के साथ हकमारी हुई है? भाई ये तो खुलेआम हुआ है ना, हाँ। चोरी छिपे थोड़ी हुआ है। हाँ। भाई केशव प्रसाद मौर्य जी को चेहरा बना करके उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बना के चुनाव लड़ा गया और पैरासूट से योगी जी को उतार दिया गया। ये यहाँ ये पिछड़ा समाज इसका बदला नहीं लेगा क्या? पिछड़े समाज में आक्रोश है, इस बात को समझिए। और खुलेआम हुआ, ये कोई चोरी छुपके नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं पिछड़ा समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है। उसको लगा कि मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन वो घुटन महसूस कर रहा था। आज तमाम विधायक तो पिछड़ों के लिए आप क्या करने वाले हैं? समाजवादी पार्टी क्या करने वाली है? क्योंकि पिछले दिनों तो हमने देखा कि आप परशुराम की पूजा कर रहे थे और सीधा संकेत था कि आप ब्राह्मणों को खुश कर रहे हैं। फिर अभी तो पिछड़ों की बात रीमा जी, हाँ। समाजवादी पार्टी अगड़ा, पिछड़ा, दलित, शोषित, वंचित सबका सम्मान करती है। तो वही तो फिर बीजेपी भी वही कहेगी, पिछड़ा समाज है। फिर प्रेम शुक्ला, आप बताइए, प्रेम शुक्ला, क्या आप सबका सम्मान नहीं करते हैं? जी रीमा जी, हाँ, क्या आप सबका सम्मान नहीं करते हैं? देखिए, सबका साथ, सबका, रीमा जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात हम ही करते हैं। मैंने अजीज खान जी से पूछ लिया, गैर यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? उनका अब तक जवाब नहीं आया। मैं भी सतीश प्रकाश जी से पूछ लूं कि आप जो है गैर दलित, वो भी सुश्री मायावती के परिवार से बाहर का, क्या कोई मुख्यमंत्री बसपा घोषित कर सकती है? उनके पास कोई जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी गोत्र, किसी जात, किसी पंथ की नहीं है, बल्कि सबकी है। और आप कृपा, हम तो कभी पिछड़ा नहीं करते, अगड़ा पिछड़ा, लेकिन कृपा करके बताइए ना, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, चाय वाले के घर से आते हैं, कोई नेता पुत्र नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? दलित व्यक्ति को जो है, जो कोरी समाज से आते हैं, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? सपा ने बनाया। सपा ने तो वोट भी नहीं दिया उनको, बसपा ने तो उनका समर्थन भी नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, कृपा करके बताइए ना, कौन करता है? दलितों पिछड़ों के साथ कौन खड़ा है? देखिए बताइए ना, किसी दलित को मुख्यमंत्री मानेंगे आप? देखिए प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। जरा मैं बताऊं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी पिछड़े समाज से आते हैं। वो मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने मुख्यमंत्री आवास छोड़ा, ये पत्रकारों ने भी दिखाया, उसको बाकायदे मुख्यमंत्री आवास धुलवाया गया, गंगा जल छिड़कवाया गया। ये पिछड़ों से नफरत, आप इस बात को देखिए, संकेत है। योगी जी जब उसमें उन्होंने प्रवेश लिया, पहले उस बाकायदे मुख्यमंत्री आवास को धुलवाया गया, गंगा जल छिड़कवाया गया। ये है इनका चेहरा, पिछड़ा विरोधी चेहरा है। और ये सब पिछड़ों की यही सच है? पिछड़ों को इन्होंने अपमानित किया है। यही सच है जो अजीज खान कह रहे हैं? यही सच है। अब जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कोई पिछड़ों का नेता हो सकता है क्या?
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जो आदर भाव है, उतना बड़ा आदर भाव अखिलेश सिंह यादव जी अपने पिताजी का नहीं करते हैं। श्रीमान अखिलेश सिंह यादव जी अपने पिताश्री की माइक छीनकर उनका अपमान कर देते हैं। अखिलेश सिंह यादव से सम्मान की क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अपने चचा को गच्चा दे देते हैं, घर बैठा देते हैं। अखिलेश सिंह यादव जी जो अपने पिताजी को नहीं सम्मान दे सकते, अपने चचा को नहीं सम्मान दे सकते, वो सम्मान की बात कर रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर भाजपा के कार्यकर्ता के दिल में विराजते हैं, इससे कौन इनकार कर सकता, मुझे बताइए। और वो चाय वाले के परिवार से है कि नहीं है, पिछड़ा समाज से आते हैं कि नहीं है? मनोहर जोशी आडवाणी अब लीजिए वही पिछड़ा से आप यहाँ आडवाणी जी चले जा रहे हैं। देखिए ना, वो प्रतीक है। आडवाणी जी आज भी हमारे लिए सबके श्रद्धेय हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनका आशीर्वाद लेने हर जन्मदिन पर जाते हैं। और उन्होंने उनको क्या बनाया? यार ये देश देख रहा है, आप क्यों गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को? क्यों गुमराह कर रहे हैं आप पूरे देश को? देश देख रहा है कि अखिलेश यादव किस तरह से माननीय मुलायम सिंह यादव जी का अपमान करते हैं, अपने पिताजी का अपमान कैसे करते हैं। ये देश जो न हुआ पाप का वो क्या होगा, आपका नारा लगता है। अजीज खान, अब जाते जाते मैं चाहूंगी एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए। पहुंच गए हैं आपके घर पे स्वामी प्रसाद मौर्य? स्टेटस तो बता दीजिए, हम दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज देना चाहते हैं। नहीं, हमसे सवाल कर रही हैं आप? हाँ जी, मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। देखिए, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ऐ आसमां। हाँ। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। मेरी बात सुनिए, आप एक बात समझिए रीवा जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लोग बेसब्री से जानना चाहते हैं कि दिल में पार्टी में कौन है, कौन जा रहा है। दिल में हमारे दलित, पिछड़ा और शोषित बसा हुआ है, और वो हमेशा बसा रहेगा। हमने सम्मान किया है और हमेशा समाजवाद, समाजवादी की बात करता है, सामाजिक समरसता की बात करता है, और वो लोग हमेशा रहेंगे मेरे दिल में। एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि अब ये तो अभी भी नहीं बता रहे, इनके पार्टी प्रमुख ने स्वागत कर लिया, लेकिन ये अभी भी दिल में क्या है नहीं बता रहे। लेकिन आप बता दीजिए, घर वापसी होगी या जाने देंगे? देखिए, यह निर्णय आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को लेना है। हमारी पार्टी की तरफ से श्रेष्ठ नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, उन्होंने कहा कि आप जल्दबाजी में निर्णय ना ले, जल्दबाजी के निर्णय कई बार गलत सिद्ध होते हैं। उनको एक सलाह दी गई है, और हम लोग ये चाहेंगे कि भाई एक अच्छे नेता हैं, हमारे साथ रहें, तो हम लोग निश्चित तौर पर जो है चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। लेकिन चूंकि चुनावों का मौसम है और दल बदलू नेताओं पे अब हम सबकी निगाहें हैं, तो अदम गोंडवी आज मुझे याद आ रहे हैं। और जाते जाते मैं आपको सुनाती हूँ कि उन्होंने क्या कहा था। इलेक्शन पर मुसलमानों से हम रुमाल बदलेंगे, अभी बदला है चेहरा देखिए, अब हम चाल बदलेंगे। मिले कुर्सी तो दल बदलू कहो, क्या फर्क पड़ता है, ये कोई बल्दियत है, पार्टी हर साल बदलेगी। ये कहा था आदम गोंडवी ने। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।